हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेकर आए हैं लुसेंट का सामान्य ज्ञान, जिसमें हम लोग भारत का भूगोल स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर का नाम है सामान्य जानकारी। इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं लुसेंट में, सारे क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद आपको कभी लुसेंट उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। समय को न गवाते हुए चलिए हम लोग अपने टॉपिक और चलते हैं। ये जो लुसेंट की सामान्य ज्ञान है, सभी नौकरी में या सर्विस में जो आप लोग बोलते हैं, जिसकी भी आप लोग तैयारी करते हैं, सब चीज़ में काम आता है। जो भी जिसका भी आप लोग तैयारी करते होंगे उनके लिए सबसे बेस्ट बुक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो भी VVI है, देखिए हम इस बुक को अध्ययन किए हैं, अच्छी तरह से अध्ययन किए हैं, और जो जो अच्छा लगा है उसको हम कलर भी किए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन VVI है उसको हम बार बार रिपीट करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिएगा, सुनिएगा। उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आपको कभी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए चलते हैं समय को न गवाते हुए। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग को मिलता है कि भारत किस गोलार्ध में है। क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत किस गोलार्ध में है। तो ध्यान रखिएगा, भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में कितने डिग्री से कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। ध्यान रखिएगा, तो आपको याद करना है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट के उत्तरी अक्षांश तक है। ये तो बात समझ में आ गया, ये उत्तरी अक्षांश तक है। यानी भारत, प्रश्न उठा, सबसे पहला प्रश्न है कि भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अब प्रश्न उठा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो अक्षांशीय विस्तार आपको बताना है 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखिएगा, ये अक्षांशीय विस्तार हम बता रहे हैं आप लोग को। कौन सा विस्तार? अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि भारत किस गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में है। कितने डिग्री अक्षांश पर है, तो 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। चलिए, अक्षांश खत्म होने के बाद आता है देशांतरीय विस्तार, कि भारत की देशांतरीय विस्तार कितनी है। भारत की देशांतरीय विस्तार कितनी है, तो आपको बताना है कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, एकदम आराम से हम लोग पढ़ेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। फिर से हम बता देते हैं कि भारत के देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरीय विस्तार है। और ध्यान रखिएगा, ये पूर्वी देशांतर है। क्या है? पूर्वी देशांतर है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको भुलवाने के लिए देगा पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर, उत्तरी देशांतर। तो जब देशांतर देगा तो पूर्वी देशांतर, और जब अक्षांश देगा तो उत्तरी अक्षांश रहेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन VVI है। ठीक है, बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि उत्तरी अक्षांश होगा कि दक्षिणी अक्षांश होगा कि पूर्वी अक्षांश होगा कि पश्चिमी अक्षांश होगा। तो जब कभी भी आपसे अक्षांश पूछ दे तो उत्तरी अक्षांश होगा, यदि आपसे देशांतर पूछ दे तो पूर्वी देशांतर होगा। चलिए, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। फिर से हम प्रश्न को रिपीट कर देते हैं, आपको जवाब देना है। बताइए, भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। भारत उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश पर है, तो आपको बताना है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। कितनी देशांतर तक है, तो आपको बताना है कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है।
चलते हैं आगे। यदि आपसे प्रश्न पूछ दे कि भारत का संपूर्ण अक्षांशीय देशांतरीय नहीं, ध्यान दीजिएगा, अक्षांशीय की बात किया जा रहा है, देशांतरीय नहीं, अक्षांशीय की बात किया जा रहा है। मतलब क्या कि भारत, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ये जो आप याद किए थे अक्षांशीय उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश जो आप याद किए थे 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, उसी को 2 डिग्री कम कर देना है तो हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। कुछ नहीं, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। जब आपसे केवल पूछ दिया जाए, केवल पूछा जाए कि भारत कितने डिग्री अक्षांश पर है, तो आपको बताना है 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन पूछा जाए कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो उस समय बताना होगा कि 6 मिनट 4 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भी आपका उत्तरी अक्षांश है और ये भी आपका उत्तरी अक्षांश। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग का प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो ये चीज़ आप लोग को याद होना चाहिए कि जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फिर से रिपीट कर देते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्न उठाओ कि क्षेत्रफल के दृष्टि से, किसके दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से आपको बताना है कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो विश्व में देखा जाए तो यह 7वां स्थान है, ठीक है। लेकिन जनसंख्या के दृष्टि से ये देखा जाए, किसके दृष्टि से देखा जाए, जनसंख्या के दृष्टि से ये देखा जाए तो जो भारत है विश्व में दूसरा स्थान पर है। अभी फिलहाल में वर्तमान में देखा जाए तो पहला स्थान पर हो गया है 2023 में। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं। क्षेत्रफल के दृष्टि से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके लिए ट्रिक है, आप लोग को हम बतला देते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत के 6 बड़े देश कौन कौन सा है। तो रूस है, चीन है, आप यहाँ देख रहे हैं, रूस है, चीन है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, और 8वां देश यदि आपसे पूछ दे कि 8वां देश कौन सा है, तो 8वां देश आपको बताना होगा अर्जेंटीना। 8वां देश कौन सा है, अर्जेंटीना। 8वां देश कौन सा है, अर्जेंटीना। अच्छा, इन देशों को नाम कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए ट्रिक है कि रूक चीन अब आ भारत। देखिए, जो भी वीवीआई क्वेश्चन है उसको हम बार बार रिपीट करते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत न पड़े। तो भारत के 7 बड़े देशों का जो नाम है उसको याद कैसे करेंगे, तो उसका ट्रिक है कि रूक चीन अब आ भारत। देखिए, रूक का मतलब होता है, रूक में 2 चीज़ें, रू का मतलब हो गया रूस, रू का मतलब हो गया रूस, क का मतलब हो गया कनाडा, चीन से हो गया चीन, तो रूक चीन अब आ भारत। अ से हो जाएगा अमेरिका, अब ब से हो जाएगा ब्राज़ील, तो रुक चीन अब आ के मतलब अर्जेंटीना, आ भारत, भारत 7वां स्थान पर हो जाएगा, और 8वां आ के मतलब ऑस्ट्रेलिया होगा, और 8वां देश आपका हो जाएगा अर्जेंटीना। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? 8 देश का नाम याद हो जाएगा। उम्मीद है कि याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ट्रिक आप लोग को हम दे दिए हैं कि रुक चीन अब आ भारत। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब से हो जाएगा ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, भारत 7वां स्थान पर है, और 8वां हो जाएगा अर्जेंटीना। अच्छा, जनसंख्या के दृष्टि से भारत किस स्थान पर है, तो 2023 के अनुसार पहला स्थान पर है, ठीक है, पहला स्थान पर है। अब चलिए अगला है कि
भारत का संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का कितना है? जो भारत है संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है? तो ये पूछ दिया जाए तो आपको बताना है कि 2.42% है, जबकि जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो 17.5 होता है। जनसंख्या के दृष्टि से क्या होता है? 17.5 होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि आपसे पूछ दिया जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ दिया जाए तो 2.42 होता है, लेकिन जनसंख्या के दृष्टि से आपसे पूछ दिया जाए तो हो जाएगा 17.5%। जनसंख्या के दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से 2.42, जनसंख्या के दृष्टि से 17.5। एक जो गणना है, ठीक है, जनगणना 2021 के अनुसार है। अब चलते हैं आगे। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश, विश्व के 8 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो ये चीज़ आप जानते हैं। देखिए, पहला आ जाता है 2011 के अनुसार, ठीक है, पहला स्थान पर आ जाता है चीन, उसके बाद आता है भारत, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद रूस। किसके दृष्टि से? ये जनसंख्या के दृष्टि से है। और इससे पहले हम लोग सीखे हैं क्षेत्रफल के दृष्टि से कि रुक चीन अब आ भारत, एक ट्रिक था क्षेत्रफल के दृष्टि से। चलिए अगला हम लोग चलते हैं। जब हम लोग आगे अध्ययन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा कि जो भारत है, भारत जो है उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, मतलब लंबाई कितना है उत्तर से दक्षिण में। तो देखिए, आपका आगे के प्रश्न है कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, तो आपको बताना होगा कि 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम यदि पूछ दिया जाए, यदि आपसे पूर्व से पश्चिम पूछ दिया जाए तो 2933 होता है, 2933 होता है, 2933 होता है। फिर से बताइए, भारत उत्तर से दक्षिण कितना है? तो 3214। पूर्व से पश्चिम कितना है? तो 2933। उम्मीद है कि याद हो जाएगा। चलिए, हाँ देखिए, ये तो भारत का है। यदि आप बिहार का याद करना चाहते हैं तो बिहार का भी हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है बिहार का 345 है, और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है 443 है। 800 नहीं होगा, गलती है, ठीक है, 400 होगा। कितना होगा? 400, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं आगे। हम लोग देखेंगे कि भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है कितनी है। प्रश्न किया गया है स्थलीय सीमा की लंबाई, ध्यान रखिएगा। तो स्थल सीमा की लंबाई देखा जाए तो 15,200 है, लेकिन यदि पूछा जाए कि तटीय भाग की लंबाई कितना है तो आपको बताना होगा, तट सहित बताना है, तो 7516.6 किलोमीटर है तट का। केवल स्थल सीमा की लंबाई पूछा जाए तो स्थल सीमा की लंबाई 15,200 है, तट सीमा की लंबाई पूछा जाए तो 7516 है। यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि मुख्य भूमि तट की कुल लंबाई कितना है, तो उस समय आपको बताना होगा 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए स्थल सीमा, स्थल मतलब होता है जमीन, जमीन से लगा हुआ कितना है, तो 15,200। तट सीमा का मतलब होता है किससे? तट सीमा का मतलब होता है पानी से लगा हुआ। तो संपूर्ण पूछ दिया जाए तो संपूर्ण में हो जाएगा 75, लेकिन केवल 9 राज्य जो तट से लगे हैं वो हो जाएगा 6100 किलोमीटर। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। देखिए, आगे हम लोग सीखेंगे कि भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ
सीमाओं की लंबाई, मतलब क्या कि भारत के 7 पड़ोसी देश, भारत से कितने देश सटे हुए हैं, तो यहाँ से प्रश्न उठता है 7। भारत से कितने देश सटे हुए हैं, तो 7। अच्छा, प्रश्न उठा कि कौन कौन सा देश है, ये भी तो हो सकता है ना, कौन कौन सा देश है। तो इसके लिए हम देखिए आप लोग के सामने एक ट्रिक लिख दिए हैं कि बचपन में MBA, बचपन में क्या किए, MBA किए। एक ट्रिक है, मतलब एक क्रम सा है, क्रम से है। जिसे ब का मतलब हो जाएगा आपका बांग्लादेश, च का मतलब हो जाएगा चीन, प का मतलब हो जाएगा पाकिस्तान, न का मतलब हो जाएगा नेपाल, मे के मतलब हो जाएगा म्यांमार, बी का, और यहाँ बी है तो बी का मतलब हो जाएगा भूटान, और ए से हो जाएगा अफ़गानिस्तान। फिर से हम बता देते हैं, आपका ट्रिक है कि बचपन में MBA किए। बचपन, ब का मतलब हो जाएगा बांग्लादेश, च का मतलब हो जाएगा चीन, च का मतलब हो जाएगा चीन, बचपन, प का मतलब हो जाएगा पाकिस्तान, ने का मतलब हो जाएगा नेपाल, मे का मतलब हो जाएगा म्यांमार, और ब का मतलब बी है ना, तो ब का मतलब हो जाएगा भूटान, और ए का मतलब हो जाएगा अफगानिस्तान। ये लंबाई के अनुसार है। यदि पूछा जाए कि सबसे लंबा कौन है, क्योंकि ट्रिक में हम आप लोगों को बताएं कि बचपन में MBA किए, तो ब से क्या है, बांग्लादेश। तो देखिए यहाँ से कितना प्रश्न आएगा, सारा प्रश्न हम आप लोग से पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा ज़रूर, ठीक है। अच्छा, पहला प्रश्न बताइए कि भारत के 7 पड़ोसी देशों में से सबसे अधिक सीमा लंबाई वाला कौन सा देश है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक पूछेगा तो सबसे अधिक क्या है, बांग्लादेश है। कितना है, तो ये आपका है 4096.7 याद भी रख सकते हैं या नहीं भी, ठीक है, 4096 है। अच्छा, तो सबसे कम कौन है, तो सबसे कम आपका है अफ़गानिस्तान। कौन है, अफ़गानिस्तान, 106 किलोमीटर है। अफ़गानिस्तान कितना है, 106 किलोमीटर है। चलिए, यहाँ से जो प्रश्न बन रहा है हम प्रश्न बना रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न आता है कि बांग्लादेश से कितने राज्य स्पर्श करते हैं। बांग्लादेश से कितने राज्य स्पर्श करते हैं। तो देखिए, बांग्लादेश से स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं वो देखिए, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा है, उसके बाद मेघालय है, मेघालय के बाद मिजोरम है, और मिजोरम के बाद असम है। तो कितने राज्य स्पर्श करते हैं, तो ध्यान रखिएगा 5 राज्य। कितने राज्य, 5 राज्य। बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं, 5 राज्य। कौन कौन से, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। देखिए, हम एकदम आराम से हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, जो नए होंगे उनको भी अच्छा लगेगा, और जो पहले से पढ़े हुए हैं तो खुद रिवाइज भी कर लेंगे। अगला हम लोग सीखेंगे कि चीन के साथ कितने देशों की सीमा लगती है। तो चीन के साथ भी 5 देशों की सीमा लगती है, ठीक है। कौन कौन से, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो चीन से भारत की कितने राज्य सटा हुआ है, 5 राज्य। कौन कौन सा, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। अच्छा, बांग्लादेश ले तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। चलिए आगे चलते हैं पाकिस्तान से। कुछ याद हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान वाला तो याद हो ही जाता है, और याद करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा इस देश के साथ हम लोग का क्या चलता है, विरोध चलता है। क्या चलता है, विरोध चलता है, तो याद करना जरूरी है। पाकिस्तान से देखिए कौन कौन से राज्य हैं। यहाँ हम लोग का 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है और 3 राज्य हो जाता है। जैसे राजस्थान राज्य है, गुजरात राज्य है, पंजाब राज्य है। तो 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो क्षेत्र पूछेगा तो 5 क्षेत्र हो जाएगा, राज्य पूछेगा तो 3 ही राज्य होगा। ध्यान रखिएगा, कहेगा कि पाकिस्तान से कितने राज्य स्पर्श किया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा पाकिस्तान से 3 राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात, पंजाब।
ठीक है। लेकिन कहेगा कितने क्षेत्र हैं, तो क्षेत्र हो जाएगा 5, क्योंकि 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चलते हैं आगे। अगला है नेपाल, कि नेपाल के साथ कितने राज्य, भारत के कितने राज्य स्पर्श किए हुए हैं। इसके लिए ट्रिक है, उत्तर बस पंचरवा। उत्तर बस पंचरवा मतलब क्या, उत्तर का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। एक उत्तर से हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। ब का मतलब हो जाएगा बिहार। ब का मतलब क्या हो जाएगा, बिहार। स का मतलब क्या हो जाएगा, सिक्किम। पंचर का मतलब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अब बा साइलेंट है, बा क्या है, साइलेंट है। बा का मतलब पश्चिम बंगाल। ठीक है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। नेपाल से कितने राज्य हैं, तो देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। कितने राज्य हो जाएंगे, तो 5 राज्य। कितने राज्य, 5 राज्य। बोले कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग सीखेंगे कि म्यांमार के साथ कितने राज्य स्पर्श करते हैं। किसके साथ, म्यांमार के साथ। तो म्यांमार के साथ देखिए, इसका ट्रिक है आना ममी। इसका ट्रिक क्या है, आना ममी। आ का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना का मतलब हो गया नागालैंड, और म का मतलब हो गया मिजोरम, और एक म का मतलब मणिपुर, और मी का मतलब मिजोरम। आना ममी, इसका ट्रिक क्या है, आना ममी। म्यांमार से स्पर्श करने वाले राज्य का ट्रिक क्या है, आना ममी। आ का मतलब हो गया, फिर से हम बता देते हैं, अ का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश, और ना का मतलब हो गया नागालैंड, और ना हो गया ना मम्मी। म का मतलब हो गया मणिपुर, और एक मी का मतलब हो गया मिजोरम। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। इनसे कितने राज्य हैं, 4 राज्य हैं। अगला है भूटान, कि भूटान से कितने राज्य हैं। तो ध्यान रखिएगा, भूटान से आपका 4 राज्य स्पर्श करता है। भूटान से कितने राज्य स्पर्श करता है, 4 राज्य। कौन कौन सा, एक है आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान से तो देखिए असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये आपका भूटान से स्पर्श करता है। आगे चलते हैं अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से केवल एक क्षेत्र, यानी जो लद्दाख हम लोग का है, केवल एक क्षेत्र ही स्पर्श करता है। किससे, अफगानिस्तान से। वो भी इसकी लंबाई, सीमा की लंबाई कितनी है, 106 है। क्योंकि देखिए हमेशा क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे सर्वाधिक सीमा बनाने वाले देश कौन सा है, तो सर्वाधिक कहेगा तो बांग्लादेश होगा। यदि न्यूनतम कहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान होगा। क्या होगा, अफगानिस्तान। किसके साथ सटा हुआ है, तो लद्दाख के साथ। किसके साथ स्पर्श करता है, तो लद्दाख के साथ। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि जो भारत है, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं। कितने राज्य के बारे में बात किया जा रहा है, कितने राज्य का बताना है। तो 16 राज्य। कितने राज्य, 16 राज्य। देखिए हम आराम से बता रहे हैं, क्योंकि जो लोग नए होंगे उनको बहुत काफ़ी अच्छा लगेगा, पूरा डिटेल के साथ बता रहे हैं ना। तो भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश से सीमा से जुड़ते हैं, तो 16 राज्य। कितने राज्य, 16 राज्य। आगे चलते हैं। आगे है कि भारत के जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबंध कितने देश रखते हैं, तो 7 गो देश हैं। कौन कौन सा, ये 7 देश हैं। तो ठीक है, कौन कौन सा, तो पाकिस्तान है, जल के साथ सीमा बनाता है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। एक जल के साथ सीमा बनाता है भारत के साथ। ठीक है, भारत के जलीय सीमा या समुद्री सीमा के संबंध में कितने देश हैं, 7 देश है। ध्यान रखिएगा इस बात को। कितने देश हैं, 7। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया।
कौन कौन सा है? तो पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। आगे चलते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे कि जो भारत है, तो भारत से की सीमा से जो 7 देश लगे हुए हैं, 7 देश, बात को समझिएगा, 7 देश जो लगे हुए हैं, जलीय सीमा का हम बात नहीं कर रहे हैं, जलीय स्थलीय से 7 देश जो लगे हुए हैं, उनमें से देखा जाए कि कौन सा देश किस देश राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। जैसे बांग्लादेश से सबसे अधिक देखा जाए तो कौन सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल ही बनाता है। बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा कौन बनाता है? पश्चिम बंगाल बनाता है। लेकिन नेपाल से देखा जाए तो देखिए, लुसेंट में आप लोग का उत्तर प्रदेश दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक बिहार का होता है 726। कितना? 726। आप लोग भी देख लीजिएगा और देखकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि नेपाल से सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश लगा हुआ है कि बिहार लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा इन बातों को। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि म्यांमार के साथ सर्वाधिक मात्रा में कौन राज्य सीमा बनाता है? तो म्यांमार से सर्वाधिक मात्रा में कौन सा राज्य सटा हुआ है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, आगे है कि भूटान के साथ भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक मात्रा में सटा हुआ है? तो भूटान के साथ असम है। कौन है? असम है। अच्छा, आगे है कि पाकिस्तान के साथ, ये ना कि पाकिस्तान का साथ जम्मू कश्मीर से होता है ना लड़ाई, तो जम्मू कश्मीर अधिक सटा हुआ है, नहीं, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान सबसे अधिक सटा हुआ है। कौन? राजस्थान। अच्छा, इसके बाद है कि चीन के साथ कौन सा राज्य सबसे अधिक लंबाई तक सटा हुआ है? ये है अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। चलिए फिर से हम रिपीट कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए, बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य सबसे अधिक सटा हुआ है? तो पश्चिम बंगाल। कितना है? तो 2216 है। नेपाल के साथ कौन है? तो बिहार है 726 किलोमीटर। ठीक है। म्यांमार के साथ कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। कितना है? तो 520 है। भूटान के साथ कौन है? तो असम है। कितना है? तो 267 है। पाकिस्तान के साथ कौन है? तो राजस्थान है। कितना है? तो 1170 है। चीन के साथ कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। कितना है? तो 280 है, यानी 1080 है चीन के साथ। तो सबसे अधिक देखा जाए तो बांग्लादेश है पश्चिम बंगाल के साथ 2216, और सबसे कम में देखा जाए तो ये आपका आ जाएगा भूटान के साथ असम सटा है 267। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे आप एक स्टूडेंट हैं उसी तरह हम भी एक स्टूडेंट हैं, और आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, अच्छी तरह से समझा रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए आगे क्या है कि भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कितने हैं? देखिए, यहाँ प्रश्न किया जा रहा है कि जल से भी और स्थल से भी, क्योंकि हम लोग केवल जल से सीखे हैं कि 7 देश हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न किया है जल से भी लगना चाहिए, जल से भी और ज़मीन से भी, मतलब स्थल से भी, जल से भी और स्थल से भी, दोनों से लगना चाहिए। तो बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। कितने देश हैं? 3 देश हैं। कितने देश? 3 देश। भारत के जल एवं स्थल सीमा से लगे कितने देश हैं? 3 देश। यदि केवल पूछेगा कि जल से, तो जल से हो जाएगा 7, जल से हो जाएगा 7, ठीक है। लेकिन जल और स्थल से पूछेगा तो बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। देखिए, देश का नाम याद करना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ये तीन ऑप्शन आप लोग के सामने दे देगा, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन दे देगा, एक ऐसा देश का नाम देगा जो इसमें से नहीं रहेगा, तो इसलिए देश का नाम जरूर याद कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग कहा है कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट होगा, ठीक है। ये इंदिरा पॉइंट जो है यह बृहत निकोबार द्वीप
में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आता है कि इंदिरा पॉइंट, ध्यान से प्रश्न को समझिएगा, सुनिए, वीडियो को देखिए और सुनिएगा ध्यान से और समझिएगा। पहला प्रश्न ये हुआ कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, पहला प्रश्न ये हुआ कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हुआ। दूसरा प्रश्न हुआ कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा बृहत निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, बृहत निकोबार में स्थित है। अगला प्रश्न हुआ कि इंदिरा पॉइंट का पहले किस नाम से जाना जाता था। इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर दूर स्थित है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर दूर स्थित है, तो 867 किलोमीटर दूर है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर दूर स्थित है, 867 किलोमीटर। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर दूर है, 867 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु, ध्यान दीजिए, यहाँ आपने सीखा दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यह ग्रेट बृहत निकोबार में स्थित है। इसे पिगमियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। आगे हम लोग सीखेंगे कि भारत के दक्षिणतम बिंदु, तो भारत के जो दक्षिणतम बिंदु है ये आपका इंदिरा कौल है। दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा कौल है। ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। जैसे इंदिरा पॉइंट कहाँ था, तो ये बृहत निकोबार में था। उसी तरह इंदिरा कौल कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद आता है कि पश्चिमी बिंदु क्या है, तो पश्चिमी बिंदु गौमुता है। कौन है, गौमुता है। ये कहाँ है, ये गुजरात में ही पड़ता है, ठीक है। अच्छा, पूर्वी बिंदु कहाँ है, भारत के पूर्वी बिंदु कहाँ है, भारत के पूर्वी बिंदु कहाँ है, तो पूर्वी बिंदु किबुत है। कहाँ है, किबुतु है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। फिर से हम आप लोगों को रिवाइज करा दे रहे हैं। चलिए बताइएगा, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, बृहत निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था, पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर दूर है, 876 किलोमीटर दूर है। अगला बताइएगा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कौल है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमी बिंदु क्या है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, तो गौमुता है, ठीक है। पूर्वी बिंदु कहाँ है, तो किबुत है, अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आ जाता है कि कोलाबा पॉइंट कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा कोलाबा पॉइंट जो है मुंबई में है। अगला है कि पॉइंट कालीमेर कहाँ है, पॉइंट कालीमेर कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। पॉइंट कालीमेर कहाँ है, तमिलनाडु में है। अगला आता है कि पॉइंट पेड्रो कहाँ है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं। पॉइंट पेड्रो कहाँ है, तो पॉइंट पेड्रो जो है जाफना यानी श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, ध्यान से बताइएगा आप लोग कि कोलाबा पॉइंट कहाँ है, तो मुंबई में है। पॉइंट कालीमेर कहाँ है, तमिलनाडु में है। पॉइंट पेड्रो कहाँ है, जाफरा में है। पॉइंट पेड्रो कहाँ है, जाफरा में है। चलिए आगे चलते हैं, बताइएगा भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण 1914 में हुआ था। कब हुआ था, 1914 में हुआ था। अच्छा, किस सम्मेलन में हुआ था, तो ये शिमला में निर्धारित की गई थी। कहाँ किया गया था, शिमला में। यहाँ से प्रश्न बनने वाला क्वेश्चन कैसे बनता है, प्रश्न कैसे बनता है, ध्यान से सुनिए, बताइएगा। भारत एवं चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा कब बनाया गया था, 1914 में बनाया था। किसके द्वारा बनाया गया था, तो मैकमोहन के ही द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, मैकमोहन के ही द्वारा बनाया गया था। अच्छा, कहाँ निर्धारित किया गया था, तो शिमला में कहाँ किया गया था, कहाँ किया गया था, शिमला में किया गया था। चलिए अगला है
कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो ये है डुरंड रेखा। ये जो रेखा था पहले भारत और अफगानिस्तान है, पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में था, लेकिन अब यह पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन अब यह रेखा किसके साथ है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में पहले था, क्योंकि पहले पाकिस्तान भारत में था इसलिए अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन अब यह रेखा, ध्यान रखिएगा, यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो गया। किसके बीच में हो गया है? अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में हो गया है। कोई दिक्कत है? इस रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो 1893 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1893 में हुआ था। अच्छा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। भारत चीन पूछेगा तो मैकमोहन, भारत पाकिस्तान है रेड क्लिफ। ये कब निर्धारण किया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को किया गया था। अच्छा, किसके द्वारा किया गया था? तो सर सी जे रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सर सी जे रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। चलिए फिर से हम प्रश्न पूछते हैं, बताइएगा। भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। इसका निर्धारण कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो सर सी जे रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। चलिए, इससे पहले कुछ यहाँ हम छोड़ कर गए थे, उसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए, बताया जा रहा है कि जो काराकोरम रेंज है, काराकोरम जो रेंज है, भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जाल को विभाजित करती है। जो 70 किलोमीटर लंबे यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। अच्छा, इनसे बनने वाले प्रश्न कैसे बनते हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, वो बताइएगा। काराकोरम रेंज बताइए किसको विभाजित करती है? तो आप कह सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जाल को विभाजक बनाती है काराकोरम रेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काराकोरम यानी सबसे लंबा ग्लेशियर बताइए क्या है? तो काराकोरम है। कितना है? तो 70 किलोमीटर लंबा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि धरती पर ध्रुव के छोड़ के दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर क्या है? तो काराकोरम ग्लेशियर है। कौन है? काराकोरम। ठीक है, यानी फिर से बताइएगा कि धरती के ध्रुव के छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर कौन है? तो काराकोरम है। हो गया। अगला प्रश्न बताइएगा कि तीसरा ध्रुव किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन है कि तीसरा ध्रुव किसे कहते हैं? तो काराकोरम रेंज को ही तीसरा ध्रुव कहते हैं। उम्मीद है कि यहाँ से कैसे प्रश्न बन रहा है उस बात को आप समझ गए होंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं। चलिए बताइए, काराकोरम रेंज, ठीक है, किन दो देशों के बीच है? तो भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के मध्य है। अगला, काराकोरम रेंज की लंबाई कितना है? तो 70 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन कि सबसे लंबा ग्लेशियर क्या है? तो काराकोरम ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन कि धरती पे मतलब पूरा विश्व में ध्रुव के छोड़ के दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर क्या है? तो काराकोरम होगा। यदि पूछा जाए कि तीसरा ध्रुव किसे कहते हैं तो क्या होगा? काराकोरम होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत अफगानिस्तान हो गया, डुरंड हो गया, इधर हो गया है भारत पाकिस्तान हो गया रेड क्लिफ। हाँ, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी है? कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के मध्य कौन नदी सीमा बनाती है? काली नदी बनाती है। अच्छा, अगला है कि पटकाई की पहाड़ी किसको अलग करता है? तो ध्यान रखिएगा कि भारत और म्यांमार को अलग करता है। पटकाई की पहाड़ी किसको अलग करता है? तो भारत और म्यांमार को अलग करता है। पटकाई की पहाड़ी किसको अलग करता है? तो भारत और म्यांमार को अलग करता है। ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है इसको उल्टा करके
कि भारत और म्यांमार को कौन अलग करता है, तो पटकाई की पहाड़ी। भारत और नेपाल को कौन अलग करता है, चाहे मध्य सीमा बनाती है, तो काली नदी। कौन? काली नदी। भारत और म्यांमार को कौन अलग करता है, तो पटकाई की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन, किस दक्षिण में श्रीलंका भारत से मतलब क्या, कि भारत और श्रीलंका की बात किया जा रहा है कि दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा क्या होता है, अलग होता है। मतलब क्या, प्रश्न आएगा कि भारत श्रीलंका से किस जल संधि द्वारा अलग होता है, तो इस यहाँ बताना होगा कि पाक जल संधि। अगला प्रश्न आएगा कि भारत श्रीलंका से किस खाड़ी द्वारा अलग होता है, तो यहाँ बताना होगा मन्नार की खाड़ी। अच्छा, अगला प्रश्न आएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य है, तो आपको बताना होगा पाक जलडमरू मध्य है, और इसी में ही क्या है, राम सेतु स्थित है। क्वेश्चन आता है कि राम सेतु किन दो देशों के बीच है, तो ध्यान रखिएगा भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच जितने प्रश्न बन रहे हैं उतना हम आप लोग से पूछ दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि श्रीलंका के बाद मतलब श्रीलंका के अलावा दूसरा निकटतम पड़ोसी देश कौन है, तो सभी लोग जानते हैं कौन है जी, इंडोनेशिया है। कौन है? इंडोनेशिया है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश कौन है, इंडोनेशिया है। अच्छा, इंडोनेशिया किस द्वीप में है, तो निकोबार द्वीप समूह में है। कौन सा है, निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। देखिए, जो कुछ बातें हैं उसको हमने लिख दिया है, क्योंकि देखिए जब हमको कठिनाई होता है पढ़ने में तो हम उसी बुक पर लिख देते हैं, और ये क्वेश्चन भी आई है इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं। क्वेश्चन है कि पटकाई की पहाड़ी कहाँ स्थित है, जो कि आप जानते हैं कि भारत और म्यांमार को कौन अलग करता है, पटकाई की पहाड़ी। आखिर पटकाई की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो म्यांमार से देख लीजिए कौन कौन सा राज्य अलग है, स्पष्ट करता है, तो नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में। तो पटकाई की पहाड़ी कहाँ है, नागालैंड में भी है, मणिपुर में भी है, मेघालय में भी है और मिजोरम में भी है। ये समझ में आ गया। पटकाई की पहाड़ी किन किन राज्यों में है, नागालैंड में है, मणिपुर में है, मेघालय में है, मिजोरम में है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे है कि अच्छा इसको देख पहले इसी को पढ़िएगा। जोजिला धारा का निर्माण किस नदी से, सिंधु नदी से। जोजिला धारा का निर्माण किस नदी से, सिंधु नदी से। एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ इसलिए लिखे हैं। सिरकिला धारा का निर्माण किस नदी से, सतलज नदी से। जेलेपाला धारा का निर्माण किस नदी से, तीस्ता नदी से। ध्यान रखिए, जोजिला जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी से, सिरकिला हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी से, जेलेपाला सिक्किम में है तीस्ता नदी से। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है कि भारत का मानक समय कहाँ से होकर गुजरता है, तो ध्यान रखिएगा भारत का जो मानक समय होता है बाबू, भारत का जो मानक समय है यह इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। किससे होकर गुजरता है, इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। अच्छा, भारत का मानक समय कितना होता है, तो 82.5 डिग्री उत्तरी पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय कितना होता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। या ग्रीनविच समय से कितना आगे होता है, तो 5.5 घंटा आगे होता है। कितना होता है, 5.5 घंटा आगे होता है। अच्छा, ये भी प्रश्न आता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो 5 राज्य से होकर गुजरता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है, 5 राज्य। अच्छा, वो 5 राज्य कौन कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के नीचे देखिएगा तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश है। अच्छा, ये बात समझ में आ गया। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, प्रश्न आपसे पूछते हैं, प्रश्न बताइएगा। भारत का मानक समय कहाँ से होकर गुजरता है, तो आपको बताना है कि इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। भारत का मानक समय कितना
डिग्री पूर्वी देशांतर होता है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है तो 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्य से होकर गुजरता है तो 5 राज्य से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, इसी के आधार पे क्वेश्चन आता है कि भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरता है, तो आपको बताना होगा यहाँ पे कर्क रेखा। क्या बताना होगा? कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच होकर गुजरता है। अच्छा, कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो यह 8 राज्य से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत से कितने राज्य से होकर गुजरता है? 8 राज्य से। कौन कौन सा है? कौन कौन सा राज्य है? राजस्थान, मित्र पर गमछा झार, इसका ट्रिक है मित्र पे गमछा झार। तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्य हैं। इन 8 राज्यों का नाम याद करना है, क्योंकि 3 ऑप्शन दे देता है राज्य वाला और 1 ऑप्शन दे देता है बिना राज्य वाला, मतलब वो कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है। तो इसलिए आपको इस राज्य का नाम याद करना है। मित्र पे गमछा झार एक ट्रिक है, जैसे बता देते हैं। मित्र का मतलब, मी का मतलब हो जाएगा मिजोरम। देखिए, मी का मतलब हो जाएगा मिजोरम। ट्रिक है मित्र, मी का मतलब मिजोरम, ती के मतलब देख लीजिए त्रिपुरा, तो हो गया मित्र। पौर, पौ का मतलब हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र के मतलब हो जाएगा राजस्थान, पौर। गमछा, गौ के मतलब गुजरात, छ के मतलब छत्तीसगढ़, ग हो गया ना, ग। म का मतलब मध्य प्रदेश, छ के मतलब छत्तीसगढ़, झा का मतलब झारखंड, हो गया झारखंड, यानी मित्र पर गमछा झार। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि पृथ्वी के चुंबकीय विस्वत रेखा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन VVI देख लीजिए, यहाँ पर हम टिक लगाएं। क्यों लगाएं? क्वेश्चन है VVI है, इसलिए टिक हम लगाए हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी के चुंबकीय विस्वत रेखा दक्षिण भारत के कहाँ से होकर गुजरता है? तो त्रिवेंद्रम से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है? त्रिवेंद्रम से होकर गुजरता है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के चुंबकीय विस्वत रेखा दक्षिण भारत से कहाँ से होकर गुजरता है? त्रिवेंद्रम से गुजरता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश है? ध्यान रखिएगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश हैं। कौन कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। कौन कौन सा देश है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये उपमहाद्वीप में शामिल है। आगे चलते हैं। देखिए, सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन भी यही है। क्वेश्चन आता है कि भारत के कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्य से लगा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश है। क्षेत्र पूछेगा तो 9 है, राज्य 8 वो राज्य है, एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो क्षेत्र हो जाता है 9, लेकिन राज्य देखा जाए तो 8 है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा भी है 8 है। कौन कौन सा राज्य है आखिर? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो इसको मैप ले देखिएगा तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, मैप अपने सामने उघार लीजिए, जो जो हम बोल रहे हैं उसको टिक लगा लीजिए, समझ में आ जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, क्या है? दिल्ली। जब क्षेत्र पूछता है तो 9, लेकिन राज्य पूछेगा तो 8, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। अच्छा, प्रश्न यहाँ से ये बनता है भाई जी कि भारतीय राज्य में किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तट रेखा पूछा है, तट रेखा यानी समुद्र तट। तो सबसे अधिक समुद्र तट किससे लगा हुआ है? तो गुजरात से। क्या होगा? गुजरात से। किससे होगा? गुजरात से। फिर से, भारतीय राज्य में किस राज्य की तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? गुजरात से। कितना है? तो 1666 है। 1666 है। अच्छा, उसके बाद क्या है? आंध्र प्रदेश है। 2 नंबर पर क्या है? आंध्र प्रदेश है। अच्छा, भारत के 9 राज्य जो ऐसे हैं जो तट रेखा पे यानी समुद्र के किनारे स्थित हैं। 9 राज्य ऐसे हैं जो क्या है? समुद्र के किनारे है। वो 9 राज्य कौन कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, उसके नीचे गोवा,
कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और क्या पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो समुद्र से सटे हुए हैं। क्वेश्चन VVI है, बार बार पूछता है कि भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हैं। तो याद कर लीजिएगा 9 राज्य हैं। कौन कौन सा, फिर से हम बता देते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? नेपाल के साथ मतलब नेपाल से सटे हुए राज्य बताना है। बिल्कुल 7 राज्य हैं। नहीं, वो बिहार के 7 जिले हैं। ठीक है, यहाँ पर राज्य देख लीजिए कौन कौन सा है। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर बस 5 बार याद आ गया। बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कितने राज्य हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 राज्य हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, नेपाल के साथ 5 राज्य। अगला है बांग्लादेश। बांग्लादेश वाला भी बता दिया गया है कौन कौन सा है। तो पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन VVI है इसलिए 2 बार लिख दिया गया है, क्योंकि एक सरणी में हम लोग पढ़े थे और एक बार ऐसे। तो एक क्वेश्चन VVI है इसलिए 2 बार लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि पूर्वोत्तर भारतीय राज्य, पूर्वोत्तर, ठीक है, जिसे हम लोग 7 बहन भी कहते हैं। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य 7 हैं, जिसे 7 बहन भी कहते हैं। उनमें से नागालैंड का, मणिपुर का, अरुणाचल प्रदेश का, सिक्किम का बांग्लादेश से स्पर्श नहीं करता है। ये बांग्लादेश से स्पर्श नहीं करता है। अच्छा, पाकिस्तान की सीमा से लगे 3 राज्य कौन कौन सा है? तो अभी हम बात किए थे। ठीक है, राजस्थान, गुजरात और क्या था? पंजाब। तो सबसे अधिक कौन सा है? राजस्थान। सबसे अधिक कौन सा? पंजाब से सटा हुआ है, सॉरी पाकिस्तान से राजस्थान होगा। चलिए आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा, अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है कि पूर्व में म्यांमार से, अरुणाचल प्रदेश पूर्व में म्यांमार से, ध्यान रखिएगा, पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से, पश्चिम में बबुआ किससे? भूटान से। पश्चिम में किससे? भूटान से। और उत्तर में बाबू किससे? चीन से। उत्तर में किससे? चीन से। उत्तर में किससे? चीन से। फिर से अरुणाचल प्रदेश की सीमा बताइए। अब क्वेश्चन आएगा कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में किस देश से के साथ है? तो पूर्व में देखा जाए तो म्यांमार है, पश्चिम में पूछ दे तो भूटान है, और उत्तर में पूछ दे तो चीन है। उत्तर में चीन, इसको याद कर लीजिएगा। पूर्व में म्यांमार है, पश्चिम में भूटान है, उत्तर में चीन है। पूर्व में म्यांमार है, पश्चिम में भूटान है, उत्तर में चीन है। चलिए आगे चलते हैं। सिक्किम की सीमा, ये क्वेश्चन VVI है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ गया है। ठीक है, तो सिक्किम की सीमा किसके साथ है? तो नेपाल के साथ है, भूटान के साथ है, चीन के साथ है। सिक्किम की सीमा किन किन देशों के साथ है? नेपाल, भूटान, चीन। नेपाल, भूटान, चीन के साथ है। आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन कई बार आया है कि 3 ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। कौन सा है? त्रिपुरा है। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है जो कि क्वेश्चन VVI है। अब हम ऊपर में बता चुके हैं कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सीमा बनाती है? तो संकोश नदी सीमा बनाती है। कौन बनाती है? संकोश नदी। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? संकोश नदी। संकोश नदी। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? संकोश नदी। अच्छा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, यंगयाप दारा के पास कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में है। यह क्वेश्चन हमेशा आता है कि यंगयाप दारा किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, ये प्रश्न VVI क्यों है?
आखिर इस प्रश्न को बार बार एग्जामिनर क्यों पूछता है? क्योंकि देखिए, इसी दारा के पास ब्रह्मपुत्र नदी सर्वप्रथम भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवेश का होने के कारण यह दारा प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिए, यंगयाप दारा बताइए किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में यंगयाप दारा के ही पास से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जोजिला दारा का निर्माण किस नदी से? अभी तुरंत हम ऊपर बताए थे, तो बता दीजिए। जोजिला दारा जम्मू कश्मीर में है तो सिंधु नदी। सिपकिला दारा है हिमाचल प्रदेश में, तो किस नदी से? सतलज नदी से। अच्छा, जेलेपाला है सिक्किम में, तो किस नदी से? किस नदी से निर्माण हुआ है? तीस्ता नदी से। किस नदी से? तीस्ता नदी से। चलिए फिर से हम पूछ रहे हैं, आपको बताना है। जोजिला दारा का निर्माण किस नदी से? सिंधु नदी से। सिपकिला दारा का निर्माण किस नदी से? सतलज नदी से। जेलेपाला दारा का निर्माण किस नदी से? तीस्ता नदी से। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि भारत का सबसे ऊंचा दारा कौन सा है? क्वेश्चन भी यही है। तो सबसे ऊंचा दारा आ जाए तो सबसे ऊंचा दारा आपका है काराकोरम दारा। भारत का सबसे ऊंचा दारा कौन है? काराकोरम दारा। अच्छा, किस राज्य में है? एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। कहाँ है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। अच्छा, यह क्यों प्रसिद्ध है? ये भी तो प्रश्न आएगा ना, यह क्यों प्रसिद्ध है? तो यह देखिए, यहाँ से कहाँ से? काराकोरम दारा से हैं। चीन को जाने के लिए आपको यदि चीन जाना है, चीन में घूमने जाना है, तो आपको जाना होगा लद्दाख। तो काराकोरम दारा से ही चीन जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। चीन जाने के लिए कहाँ से सड़क बनाया गया है? तो काराकोरम दारा से। कहाँ है? तो लद्दाख में। ध्यान दीजिए, चीन जाना है तो आपको याद कर लेना है ट्रिक के माध्यम से कि चीन जाने के लिए हमें जम्मू कश्मीर के लद्दाख में जाना होगा। लद्दाख से एक रोड बनाया गया है काराकोरम दारा से, ठीक है, वहीं से हम चीन जा सकते हैं कोरोना का पता लगाने के लिए कि आखिर आया था कहाँ से। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर ए क्वेश्चन भी आई है, किसको जोड़ता है? लेह को जोजिला दारा से जोड़ता है। लेह को जोजिला दारा से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर ए, पहला का ए किसको जोड़ता है? लेह को जोजिला दारा से। जोजिला दारा को होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। किसको? कश्मीर घाटी को जोड़ता है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, बोरजिल दारा, ये तो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन किसको जोड़ता है? ध्यान रखिएगा। तो यह श्रीनगर को गिलगित के साथ। बोरजिल दारा किसको जोड़ता है जम्मू कश्मीर, लेकिन किसको जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगित के साथ। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बर्निहाल दारा, जो कि VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बर्निहाल दारा है जम्मू कश्मीर में, किसको जोड़ता है? तो जम्मू को श्रीनगर से जाने वाला मार्ग है, जो जवाहर सुरंग इसी में है। तो जवाहर सुरंग किस दारा में स्थित है? तो बर्निहाल दारा में। बर्निहाल दारा में कौन सुरंग स्थित है? जवाहर सुरंग स्थित है। तो यहाँ देखिए हम लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं कि जो बर्निहाल दारा है, बर्निहाल दारा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ता है। बोरजिल दारा श्रीनगर को मतलब क्या, ऐसे तिरछा कर लीजिए, तिरछा चिन्ह देते, इससे श्रीनगर को गिलगित जाता है। यदि आपको ध्यान दीजिए जम्मू से गिलगित जाना है तो सबसे पहले बर्निहाल दारा से जाइएगा जम्मू से श्रीनगर, फिर श्रीनगर से गिलगित जाइएगा बोरजिल दारा से। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ दारा का नाम इधर हम छोड़े थे, उसको हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ दारा का नाम हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, काराकोरम दारा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दारा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर है, लद्दाख में है। पीर पंजाल दारा किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। बर्निहाल दारा किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। बोरजिल दारा किस राज्य में? अभी तुरंत बात किया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला दारा किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दारा किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा लाचा किस दारा?
किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। आगे बताइएगा। लिपु लेखधारा किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। लिपु लेखधारा किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। सॉरी। माना धारा किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। नीति धारा किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। नथुला धारा किस राज्य में है? सिक्किम में है। जेलेपाला धारा का किस राज्य में है? सिक्किम में है। बोम्बडीला, ध्यान रखिएगा, बोम्बडीला अरुणाचल प्रदेश में है। यंगयाप धारा क्योंकि VVI है, क्यों हम बताए थे, क्योंकि यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। यंगयाप धारा अरुणाचल प्रदेश में है। दिफू धारा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। और तुजू धारा कहाँ है? तो मणिपुर में है। तुजू धारा कहाँ है? मणिपुर में है। तुजू धारा कहाँ है? मणिपुर में है। फिर से धारा का नाम रिपीट कर देते हैं, बताइएगा, समय मत लीजिएगा, बताइए। काराकोरम धारा जम्मू कश्मीर। जो जिला धारा लद्दाख में है, यानी जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। बर्निहार जम्मू कश्मीर में। बोरजिल धारा जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश शिव किला हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। बाड़ालाचा हिमाचल प्रदेश में। लिपू लेक उत्तराखंड में है। मानाधारा लिपू लेक बताइए। लिपू लेक उत्तराखंड में है। मानाधारा उत्तराखंड में है। नीति धारा उत्तराखंड में है। नाथुला धारा सिक्किम में है। जेलेपाला धारा सिक्किम में है। बोम्बडीला धारा अरुणाचल प्रदेश में है। यंगयाप धारा अरुणाचल प्रदेश में है। दिफू धारा अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू धारा मणिपुर में है। चलिए अगला है तुजू धारा। अभी तुरंत हम लोग बात किए थे, तो जो तुजू धारा था वो कहाँ था? मणिपुर में था। अच्छा, इस तुजू धारा से क्या होता है? तो देखिए, भारत और म्यांमार को जोड़ता है। तुजू धारा से भारत और म्यांमार को जोड़ता है। अच्छा, संकोच की पहाड़ी भी आप लोग को अलग करती है ना भारत और म्यांमार के बीच, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं। तो भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पहाड़ी अलग करती है? कौन अलग करने के लिए दूसरा होता है, जोड़ने के लिए दूसरा। तो अलग करती है तो संकोच की पहाड़ी, ठीक है। लेकिन जोड़ता है कौन? तुजू धारा। किसके बीच? भारत और म्यांमार के बीच। लेकिन तुजू धारा है कहाँ? मणिपुर। तो मणिपुर भारत के ही न राज्य है, तो भारत से म्यांमार को जोड़ता है तुजू धारा मणिपुर। शिव किला धारा अब जानते हैं हिमाचल प्रदेश में। यह क्या करता है कि हिमाचल प्रदेश में शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। शिमला से तिब्बत को कौन जोड़ता है? तो शिव किला धारा। कौन जोड़ता है? शिव किला धारा। तो शिव किला धारा किसको जोड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है, यानी शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये VVI है कि जीवित जड़ पुल कहाँ पाया जाता है? तो जीवित जड़ पुल जो है मेघालय में पाया जाता है। जीवित जड़ पुल कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है। जीवित जड़ पुल कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। जीवित जड़ पुल कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। क्वेश्चन कई बार आया है कि जीवित जड़ पुल किस राज्य में है? तो मेघालय में है। अच्छा, जीवित जड़ पुल ही क्यों उसका नाम रखा गया है? तो थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। मेघालय की खासी जाति के लोग लबर ट्री नामक पौधे के जड़ों के अनुवर्धन कर उन्हें जाल धारा के आर पार सुदृढ़ पुल के रूपांतरित कर देते थे, जिसे जीवित पुल कहा जाता था। इसीलिए बोला जाता है कि जीवित पुल किस राज्य में है? तभी तुरंत बताया जा रहा है कि मेघालय में है, ठीक है। और स्थानीय भाषा में से क्या कहा जाता है जीवित पुल को? जिंग केंग इरो। जिंग केंग इरो क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में? जिंग केंग इरो। जिंग केंग इरो। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन VVI है, क्वेश्चन बहुत VVI है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ है? तमिलनाडु में है, यानी कन्याकुमारी में है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलता है? कन्याकुमारी में मिलता है। भारत में रामेश्वर के निकट, रामेश्वर यानी चल जाइएगा कहाँ?
श्रीलंका में। तो भारत में रामेश्वर के निकट धनुषकोटी को श्रीलंका से अलग करता है। ध्यान दीजिए, आगे ना बात है कि भारत में रामेश्वर के निकट धनुषकोटी और श्रीलंका से तैलिया मनार के बीच समुद्र में डूबी परवाल द्वीप की एक रेखा है जिसे क्या कहते हैं, आदम पुल। तो आदम पुल हमेशा क्वेश्चन आता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच आदम पुल किनके बीच, भारत और श्रीलंका के बीच। अच्छा, धनुषकोटी और श्रीलंका के बीच की दूरी कितना है, तो 24 किलोमीटर है। धनुषकोटी और श्रीलंका के बीच कितने हैं, 24 किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा। जफरा, ये भी है ना, जफरा तमिलनाडु में है, से श्रीलंका को एलिफेंटा द्वारा जोड़ता है, एलिफेंटा द्वारा जोड़ता है। चलिए, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक उसी तरह हम भी एक स्टूडेंट हैं। हम कोशिश किए हैं कि आपको बेहतर समझ में आए और बहुत अच्छी तरह से हम अपने से कोशिश किए थे समझाने के लिए, और बहुत अच्छी तरह से हम समझाएं भी, और आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन को जवाब भी दिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, आप यदि सपोर्ट कीजिएगा तो और हम मेहनत करते जाएंगे और अच्छा वीडियो बनाते जाएंगे। हाँ, यह वीडियो लगातार आता रहेगा आप लोग को, ठीक है, एक दिन भी मिस नहीं करेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो हम प्रतिदिन अपलोड करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।